So today we are going to discuss डैम प्रूफिंग मटेरियल. ठीक है. डैम प्रूफिंग क्या होता है ये पढ़ लिया. उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं बिल्डिंग पर वो पढ़ लिए. उसके बाद सोर्सेज क्या हैं वो पढ़ लिए. और किस किस मेथड से डैम प्रूफिंग मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कि डैम, अब मेथड्स पढ़ लिए, अब क्या क्या मटेरियल होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ डैम प्रूफिंग. सबसे पहले आइडियल कंडीशन क्या है फॉर अ मटेरियल टू बी कॉल्ड एज डैम प्रूफ. इट शुड बी परफेक्टली इम्परवियस. इम्परवियस मतलब देयर शुड बी नो वॉइड्स. ठीक है. जो वॉइड्स हैं दे मस्ट बी फिल्ड आइदर विद वाटर, मींस एयर वॉइड्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर. ठीक है. एयर वॉइड्स होंगे तो वो उसको परमिएबल बनाएंगे. सेकंड, it should be strong and durable to remain effective during the lifetime of the building and should safely withstand the load coming on it. ठीक है. Third, it should be dimensionally stable and flexible also. Fourth, it should be free from deliquescent salts like sulfate, chloride and nitrate. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इट शुड बी, जो सॉल्ट है ना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे. ठीक है. जबकि कुछ सॉल्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसे सॉल्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें. ठीक है. इट शुड बी वर्केबल एंड चीप. सो दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डैम प्रूफिंग मटेरियल. ये हमारी कॉमन रिक्वायरमेंट है 5 जो कि हमें रिक्वायर्ड है फॉर डैम प्रूफिंग मटेरियल. इसके बाद जो डैम प्रूफिंग मटेरियल है दे आर क्लासिफाइड इनटू फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मटेरियल. सबसे पहले फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें क्रैक और डिफॉर्मेशन ना हो. ठीक है. जब लोड एप्लीकेशन हो, विद द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, नो क्रैक्स और डिफॉर्मेशन. और ये जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है ये फर्दर क्लासिफाई होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. सबसे पहले आता है हॉट बिट्यूमेन. ठीक है. हॉट बिट्यूमेन को ले करने की प्रोसेसिंग क्या है? सबसे पहले जिस पे ले करना है वहां सीमेंट कंक्रीट की लेयर एक. ठीक है. उसके ऊपर हॉट बिट्यूमेन की लेयर. एंड दिस हॉट बिट्यूमेन शुड बी लेड एट लीस्ट इन 2 लेयर्स. कम से कम 2 लेयर्स में ले करते हैं इसको उसके ऊपर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है मेस्टिक एसफाल्ट. एसफाल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एसफाल्ट विद फाइन सैंड. इसको फाइन सैंड के साथ जब हीट करते हैं एसफाल्ट को तो उसको बोलते हैं मेस्टिक एसफाल्ट. ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स अ ड्यूरेबल एंड कंप्लीटली impervious लेयर फॉर डैम प्रूफिंग. ठीक है. स्किल्स पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर लेइंग डाउन ऑफ मेस्टिक एसफाल्ट. इसके बाद नेक्स्ट आता है बिटुमिनस फेल्ट. बिटुमिनस फेल्ट इज आल्सो अ फ्लेक्सिबल मटेरियल व्हिच इज वेरी इजी टू ले because it is available in rolls having width equal to that of wall. मतलब कि ये रोल्स में अवेलेबल होता है जिनकी विड्थ जो है वो वॉल्स की जो विड्थ होती है उसके इक्वल होती है. देखो इसमें क्या करना, फ्लेक्सिबल मटेरियल हो चाहे रिजिड मटेरियल हो, इनके नाम याद रखना और इनके बारे में एक एक पॉइंट की इनकी लेइंग का प्रोसेस क्या होता है. ठीक है. मेस्टिक एसफाल्ट सबसे पहले ऑब्टेन्ड कैसे होता है? ऑब्टेन्ड होता है बाय मिक्सिंग सैंड विद एसफाल्ट. ठीक है. एसफाल्ट में जब हम सैंड मिलाते हैं तो उससे मेस्टिक एसफाल्ट बनता है. ठीक है. उसके बाद जब मेस्टिक एसफाल्ट कूल हो जाता है तो ये एक इम्परवियस लेयर ऑफ डैम प्रूफिंग मटेरियल क्रिएट कर देता है ओवर द सरफेस. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आता है मेटल शीट्स. मेटल शीट सिंपल
मेटल की जो सीट्स होती हैं उनको ले डाउन कर देते हैं ओवर द सरफेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। फिर आते हैं रिजिड मटेरियल। तो रिजिड जो है वो जनरली तुम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हो उसमें यूज करते हैं। रिजिड में आते हैं रिच कंक्रीट। रिच मींस जिसमें जो सीमेंट का प्रोपोर्शन होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा सीमेंट होगी उससे होगा क्या, जो वॉइड्स हैं वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, दे विल गेट फिल्ड अप विद सॉलिड। तो वही हमें करना है। मटेरियल की पहली जो हमने क्वालिटी पढ़ी वो क्या पढ़ी, इट शुड बी इम्परवियस। दूसरा मोटार, तीसरा ब्रिक, चौथा पॉलीमर प्लास्टिक सीट। पॉलीमर प्लास्टिक सीट्स क्या है, सीट्स बिछा देते हैं पूरी और उसके ऊपर मोटार की सैंड, सीमेंट सैंड मोटार की लेयर ले कर देते हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी मटेरियल में कोई डाउट? अच्छा, फ्लेक्सिबल और रिजिड में ये अंतर है कि रिजिड में प्रोन टू क्रैकिंग अंडर लोडिंग बट फ्लेक्सिबल डू नॉट। ठीक है, फ्लेक्सिबल जो है लोडिंग में क्रैक या डिफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जो रिजिड होता है इट में प्रोन टू क्रैकिंग। देखो, फ्लेक्सिबल मटेरियल में सबसे पहले हॉट बिट्यूमन। हॉट बिट्यूमन को ले करने का क्या है, बेड बेड ऑफ सीमेंट सैंड प्रिपेयर करते हैं। सीमेंट सैंड के बेड के प्रिपेयर करने के बाद जिसकी थिकनेस एटलीस्ट 3 mm होगी और इसको अप्लाई करते हैं एटलीस्ट इन 2 लेयर्स। ठीक है, मेस्टिक एसफाल्ट में क्या करते हैं, मेस्टिक एसफाल्ट की प्रोसेसिंग सेम है एज दैट ऑफ हॉट बिट्यूमन। इसमें भी 2 से 3 लेयर अप्लाई करते हैं ओवर द सरफेस। बिटुमिनस फेल्ट में क्या करते हैं, बिटुमिनस फेल्ट के रोल्स आते हैं। जो रोल्स होते हैं उसकी जो विड्थ होती है, दे आर सेम एज द विड्थ ऑफ द वॉल। वॉल की जितनी विड्थ होगी उन रोल्स को यूनिफॉर्मली ले कर देते हैं ओवर द सीमेंट कंक्रीट मोटार। ठीक है, और जितने भी ये फ्लेक्सिबल बिटुमेन होते हैं या फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है टू स्क्यूज आउट अंडर द लोड। जैसे मतलब ज्यादा लोड लगाओगे तो बाहर निकलने की, क्योंकि इनमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो ये बाहर निकलने की होती है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, एक ब्रिक की लेयर लगा देते हैं। ये ब्रिक की लेयर क्या करती है, इट एक्ट एज अ कुशन। जब भी लोड ऊपर से आता है तो ये कुशन की तरह एक्ट करती है। तो जो तुम्हारी फ्लेक्सिबल मटेरियल की लेयर है वो रिटेन रहे ओवर दैट सरफेस, इसलिए हम ब्रिक लगा देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट जो कि विद इन अ बिल्डिंग होते हैं। सबसे पहले डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग, उसमें भी डीपीसी एट बेसमेंट। ठीक है, अब बेसमेंट में क्या करेंगे, एज वी ऑल नो दैट बेसमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल। सब स्ट्रक्चर में आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में। तो जब भी ग्राउंड लेवल से नीचे, सब एग्जैक्टली जब भी ग्राउंड लेवल से नीचे कंस्ट्रक्ट होंगे तो क्या टेंडेंसी होगी, इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से नीचे होगा उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, मॉइस्चर के पेनिट्रेट आउट होने के। तो मॉइस्चर इजीली पेनिट्रेट आउट हो सकता है इनमें। सो इनके कंस्ट्रक्शन के दौरान इनमें डैम प्रूफिंग करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन देयर डैम प्रूफिंग इज वेरी एसेंशियल। तो इसकी जो डैम प्रूफिंग हो सकती है ये 2 तरीके से हो सकती है। एक तो डैम प्रूफिंग जैसे तुम फर्स्ट फिगर में देख रहे हो, एक तो डीपीसी ट्रीटमेंट इन द बेसमेंट इन अंडरड्रेन सॉइल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डीपीसी
above the foundation concrete and a vertical DPC in the wall along with joint all the drains। ठीक है, तो एक तो इस फॉर्म में, ठीक है, वर्टिकल डीपीसी एंड हॉरिजॉन्टल डीपीसी। ठीक है, देखो ये ब्रिक की लेयर दे रखी है इसके ऊपर, सो जिससे कि ये प्रिवेंट हो। ठीक है, ये एक्ट कुशन की तरह एक्ट करती है, ये मूव नहीं होने देती है। ठीक है, ये तुमने वर्टिकल डीपीसी दी, ये हॉरिजॉन्टल डीपीसी दी। एक तो ये है, दूसरा एस्फाल्ट टैंकिंग बोलते हैं। एस्फाल्ट टैंकिंग में क्या करते हैं, जो भी लेयर चांसेस होते हैं ना एक्सपोज होने के, जैसे दिस लेयर इज आल्सो एक्सपोज टू मॉइस्चर, तो इसमें क्या करते हैं, उसको भी डीपीसी की लेयर दे देते हैं। ठीक है, उसमें भी एक डीपीसी की लेयर प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें जहां जहां चांसेस होते हैं कि पेनिट्रेट आउट होने के चांसेस हैं, इसमें मॉइस्चर आ सकता है इस लेयर में, वहां वहां हम डीपीसी की लेयर अप्लाई कर देते हैं। टैंकिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डीपीसी ऑन द एंटायर एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द वॉल एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है ये दोनों? ये बेसिकली बेसमेंट में हम कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बताया गया है, हाउ वी आर ट्रीटिंग द बेसमेंट। बेटा एसफाल्ट इज मटेरियल, ठीक है, डीपीसी मतलब डैम प्रूफिंग कोर्स। ठीक है, डैम प्रूफिंग कोर्स कैन बी एनी ऑफ द मटेरियल जो तुमने अभी पढ़े। ठीक है, इट कैन बी आइदर फ्लेक्सिबल और इट कैन बी रिजिड। तो जो डीपीसी बनाने में यूज हुआ, जो डीपीसी बनाने में यूज हुआ वो एसफाल्ट हुआ। ठीक है, समझ गए? जहां भी तुम कॉल करोगे, तुम कॉल डीपीसी करोगे उसे। अब वो मटेरियल जो तुमने यूज किया है वो तुम पे डिपेंड है कि तुमने क्या मटेरियल यूज किया है। अब देखो इस प्रोसेस में करते क्या है, बेसमेंट में जब ले डाउन करते हैं तो इस प्रोसेस में करते क्या है, सबसे पहले अ लेयर ऑफ लीन कंक्रीट इज लेड ओवर द प्रिपेयर्ड सॉइल। ठीक है, एक प्रिपेयर्ड सॉइल होगी, प्रिपेयर्ड सॉइल में क्या मतलब नीचे सॉइल की लेयर होगी, इस पे कॉम्पैक्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक लेयर ले डाउन कर देंगे ऑफ लीन कंक्रीट। एक लीन कंक्रीट की लेयर ले डाउन कर दी, इसके बाद हॉरिजॉन्टल डीपीसी इन द फॉर्म ऑफ एसफाल्ट ऑफ 30 mm थिक। एक हॉरिजॉन्टल डीपीसी की लेयर 30 mm थिक की 3 कोट्स में ले करते हैं कंक्रीट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अ लेयर ऑफ ब्रिक इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट डीपीसी फ्रॉम पॉसिबल डैमेज ड्यूरिंग फ्लोरिंग। ये मैं बता चुका हूं कि ब्रिक की लेयर क्यों देते हैं। उसके बाद अ वर्टिकल डीपीसी इन द फॉर्म ऑफ एस्फाल्टिक लेयर 20 mm थिक इज अप्लाइड इन 2 कोट ऑन द एक्सटर्नल फेस ऑफ द वॉल ऑफ द बेसमेंट। फिर अ हाफ ब्रिक थिक प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रोवाइडेड टू कवर वर्टिकल डीपीसी। सिमिलरली जैसे हॉरिजॉन्टल डीपीसी को कवर करने के लिए ब्रिक लेयर दी थी, ऐसे ही वर्टिकल डीपीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वर्टिकल ब्रिक थिक लेयर प्रोवाइड करेंगे over the horizontal DPC, a 50 mm thick layer of concrete or brick is laid over which flooring is laid। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिपरेशन का मेथड है, किसके लिए, डैम प्रूफिंग के लिए। उसके बाद तुम अपनी फ्लोरिंग दो, कुछ भी दो जो तुम्हें देना हो, उसके बाद फ्लोरिंग की लेयर दो। देखो क्या हुआ, सबसे पहले फाउंडेशन लीन कंक्रीट दी तुमने। ठीक है, उसके बाद क्या किया, डीपीसी की लेयर 30 mm थिक दी। उसके बाद तुमने क्या किया, फ्लैट ब्रिक ब्रिक की लेयर प्रोवाइड की। उसके बाद तुमने कंक्रीटिंग की। ठीक है, 50 mm थिक कंक्रीटिंग की, उसके बाद तुमने फ्लोरिंग की लेयर दी। क्लियर है? ठीक है, नाउ डैम प्रूफिंग ऑफ फ्लोर। अभी किसकी की, बेसमेंट की। अब किसकी कर रहे हैं, फ्लोर की। तो फिगर ही खोल लेते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है,
अब फ्लोर की डैम प्रूफिंग में क्या करेंगे, डैम प्रूफिंग ऑफ फ्लोर स्पेशली ग्राउंड फ्लोर इज इंपॉर्टेंट टू चेक द एंट्री ऑफ ससुरे मॉइस्चर इन द बिल्डिंग। ठीक है, अब अभी किसकी कर रहे थे, बेसमेंट की। ठीक है, याद रखना ये चीजें। अब किसकी कर रहे हैं, मतलब याद रखने का ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं कहीं भी तुम डैम प्रूफिंग करोगे, बट पॉइंट चेंज हो जाएंगे। अभी तक हम बेसमेंट वर्ड यूज कर रहे थे, अब हम ग्राउंड फ्लोर यूज करेंगे। अब फ्लोरिंग की कर रहे हैं, फ्लोरिंग में सबसे क्रिटिकल फ्लोर कौन सा होता है मॉइस्चर के लिए, ग्राउंड फ्लोर। तो सीधी सी बात है, जितनी भी स्टडी करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे, हम ग्राउंड फ्लोर। मतलब जहां जहां से चांसेस होते हैं मॉइस्चर के पेनिट्रेट इन होने के, किसमें, बिल्डिंग में, वहां वहां हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, फॉर द, अब देखो कि डैम प्रूफिंग करते कैसे हैं, कहाँ पे, फ्लोर्स पे। फॉर द प्लेस वेयर द सॉइल मॉइस्चर इज वेरी लेस और नॉट प्रेजेंट, द डीपीसी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रैम्ड वेल कॉम्पैक्ट सबसॉइल, एक सबसॉइल रैम्ड वेल मतलब कि वेल कॉम्पैक्टेड बना देते हैं। ठीक है, एंड अ 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड इज स्प्रेड ओवर द एंटायर फ्लोर। ठीक है, यदि इसके नीचे, यदि इसके नीचे मतलब मॉइस्चर कम होगा, इफ द मॉइस्चर इज लेस मतलब पेनिट्रेट इन होने के चांसेस कम है, तो क्या करेंगे कि इसके नीचे की जो सॉइल है उसकी रैम्पिंग करेंगे अच्छे से। रैमिंग होती क्या है, रैमिंग इज बेसिकली कॉम्पैक्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन। ये रैमिंग जो है तुम उसमें पढ़ोगे सॉइल में, जब कॉम्पैक्शन के मेथड पढ़ते हैं उसमें एक टर्म आता है रैमिंग। ठीक है, और क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर थिक लेयर स्प्रेड करेंगे सैंड की ओवर द एंटायर फ्लोर, यदि कब, जब मॉइस्चर कम हो। बट इन केस की वाटर टेबल तुम्हारा ग्राउंड लेवल के पास हो। ठीक है, यहाँ तुम्हारा वाटर टेबल हो, तो जब वाटर टेबल होगा तो द डीपीसी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। वाटर प्रूफिंग मटेरियल में चाहे तुम बिटुमिनस यूज करो, बिटुमिनस फेल्ड यूज करो, एस्फाल्टिक फेल्ड यूज करो, below the concrete floor over the entire floor area. A layer of brick is laid on a layer of fine sand over the waterproofing membrane to act as a cushion to protect it from the damage. Another arrangement is provided a continuous plastic sheet over the lean concrete. ठीक है, सेम प्रोसेस है, लीन कंक्रीट या अर्थ फिलिंग होगी, उसके ऊपर एक लेयर प्रोवाइड करेंगे डीपीसी की। दिस लेयर में कंसिस्ट ऑफ बिटुमिनस फेल्ट, एस्फाल्टिक फेल्ट, बिटुमिनस, या फिर कोई भी सीट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई प्लास्टिक सीट प्रोवाइड कर देंगे। कुछ लोग बोल रहे थे ना लास्ट क्लास में कि प्लास्टिक सीट दे देते हैं, तो वही प्लास्टिक सीट है ये। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है स्पेशल वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट इन बाथरूम्स, वाटर क्लोजेट और किचन। अब ये जो बाथरूम, वाटर क्लोजेट और किचन है, मैंने डैम्पनेस जब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि डैम्पनेस के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं ये किस में आएंगे, किस टाइप के सोर्सेज में आएंगे, बोलो किस टाइप के सोर्सेज में आएंगे। किसी को नहीं पता पूरी क्लास में, सोर्सेज ऑफ डैम्पनेस पढ़ाया था, इफेक्ट के बाद इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस क्या क्या होता है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ डैम्पनेस पढ़ाया था कि क्या क्या सोर्सेज हैं डैम्पनेस के। तो उसमें मैंने कुछ सोर्सेज पढ़ाए थे, कुछ वो पढ़ाए थे कि कैसे कैसे मॉइस्चर पेनिट्रेट हो सकता है। तो उसमें पढ़ाया था कि मॉइस्चर पेनिट्रेटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा कुछ पढ़ाया था। मॉइस्चर एंट्रैप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मॉइस्चर विच ओरिजिनेट द विद इन द बिल्डिंग। तो ये जो है बाथरूम, वाटर क्लोजेट और किचन का जो आएगा वो किस में आएगा, विद इन द बिल्डिंग में आएगा ये।
ठीक है, यही पूछना था, तो याद रखा करो ये चीजें। ठीक है, तो अब जब भी विद इन द बिल्डिंग की बात करते हैं तो विद इन द बिल्डिंग में चांसेस कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? टॉयलेट, बाथरूम एरिया से और किचन से। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये जो एरियाज होते हैं ये जनरली कैसे रहते हैं, वेट रहते हैं, तो चांसेस लीकेज की बहुत कॉमन है इनके अराउंड। ठीक है, द लीकेज डैम्पनेस इनमें रिजल्ट करती है ड्राई वेट पैच, पीलिंग ऑफ द पेंट, लूजनिंग ऑफ द प्लास्टर, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट की इफेक्ट की होते क्या है कि जनरली तुमने देखा होगा वाटर क्लोजेट हो, किचन एरिया हो, ठीक है, जहाँ वॉशिंग करते हैं, बाथरूम एरिया हो, तो इनमें चांसेस मैक्सिमम होते हैं विद इन द बिल्डिंग, यदि देखें तो हम किसके, मॉइस्चर के। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है इन एरियाज को स्पेशल अटेंशन देना, इनमें ट्रीटमेंट करना। तो इनमें ट्रीटमेंट दो मेथड से करा जा सकता है, या तो डैम प्रूफिंग, फ्लोर फ्लोर की ही डैम प्रूफिंग कर दे, या फिर केयरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टाइट जॉइंट्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ठीक है, जिस पाइप के थ्रू जिस पाइप के थ्रू हम क्या, जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उनके जो जॉइंट्स होने चाहिए दे मस्ट बी वाटर टाइट। एक तो मेथड ये हो सकता है, एक जो फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिलो देम, जो हम फोर्स फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से इम्परवियसली कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, जो फ्लोर्स होते हैं किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर के नीचे, चाहे वहां टॉयलेट हो चाहे बाथरूम हो, उनको दे आर एट संकन डेप्थ। संकन डेप्थ क्या है? लोअर डेप्थ टू ड्रेन ऑफ द वाटर इजीली, मतलब कि ये किसी नीची डेप्थ पे होते हैं जिससे कि पानी इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए, इजीली रिमूव हो जाए वहां से। एंड फॉर कंसीलिंग द वाटर सप्लाई एंड सीवेज पाइप एंड टू प्रोवाइड द वाटर क्लोजेट एंड ट्रैप। ठीक है, संकन डेप्थ का मतलब समझ में आया क्या होता है? जैसे ये तुम्हारा वाटर क्लोजेट है, इसके नीचे फ्लोर देते हैं, इस डेप्थ को बोलेंगे संकन डेप्थ। ठीक है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो वाटर है वो इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, तो अब डैम प्रूफिंग करते कैसे हैं, किसके नीचे, इन किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे। सबसे पहले द फ्लोर सरफेस ऑफ द संकन पोर्शन शुड बी प्लास्टर्ड विद द रिच सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, जो सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं फ्लोर को, इट शुड बी 1:3, हैविंग अ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड सच एज इम्परमो एंड टुडलो एटसेट्रा। ये मैंने बताए थे, कॉमर्शियल नेम है वाटर प्रूफिंग मटेरियल के। द सरफेस इज देन पेंटेड बाय अ बिटुमिनस कोट, उसके ऊपर एक बिटुमिनस कोट लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद इन द केस ऑफ द संकन फ्लोर हैविंग इंडियन डब्ल्यूसी, all the joints should be properly checked and spaced around them, and the water closet should be filled with brick jelly concrete, and then a layer of base concrete of 100 mm for the flooring can be laid. Next, in the sunken floor, the portion of the wall at the floor level is also be made with a 50 mm thick 1:2:4 cement concrete, leaving a hole for the pipe. ठीक है, इस वॉल की बात कर रहे हैं ये लोग अब। If the floor tile are fixed with the cement mortar, then the joints of the tile are filled with waterproofing material, ठीक है, such as epoxy putty। यदि हमें यहाँ टाइलिंग यूज करनी है तो दिस टाइलिंग मस्ट बी, जो आपस में इनके बीच में बॉन्ड होगा वो इपॉक्सी पुट्टी वगैरह से फिल होनी चाहिए, जो कि वाटर प्रूफिंग मटेरियल है। सबसे पहली कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखी है कि कंक्रीटिंग होनी चाहिए सीमेंट मोटार की 1:3 रेशियो में। उसके बाद जो संकन फ्लोर का पोर्शन है, जैसे संकन फ्लोर, इसका जो पोर्शन है इट शुड बी 1:2:4। ठीक है, अब जो जॉइंट्स हैं उनको वाटर टाइट कैसे करेंगे? तो जॉइंट्स जो हैं, जैसे ये पाइप है, ठीक है, इसके अंदर जॉइंट्स हैं, दीज जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स हैं, दीज जॉइंट्स मस्ट बी
फिल्ड विद वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जैसे कि इपॉक्सी सीलेंट इसने लिख रखा है, इपॉक्सी सीलेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डीपीसी। ठीक है, तो इन जॉइंट्स को भी हम प्रॉपरली इसी मटेरियल से फिल करते हैं। इसके बाद डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट इन द वॉल्स। ठीक है, वॉल्स में हमने बेसमेंट की वॉल तो पढ़ ली, डीपीसी में जब हमने स्टार्टिंग में बेसमेंट पढ़ा था तो बेसमेंट वॉल में कैसे किया था वो पढ़ लिया। अब अदर वॉल्स में कैसे करेंगे वो देखते हैं। अदर वॉल्स में कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर नॉर्मल रेनफॉल, यदि उस जहां भी तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है वहां की जो रेनफॉल है वो नॉर्मल है, एक्सटर्नल वॉल आर प्लास्टर्ड विद सीमेंट लाइम प्लास्टर जिसका रेशियो 1:1:6 मिनिमम होना चाहिए। मतलब कि तुम ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ की जो रेनफॉल कंडीशन है वो नॉर्मल है। ठीक है, और यदि तुम ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ हैवी रेनफॉल होती है तो वहां क्या करते हैं, एक्सटर्नल वॉल को प्लास्टर करते हैं विद रिच सीमेंट प्लास्टर 1:3, having some waterproofing compound like permo and pulo. The water can be painted by some waterproofing cement paint or the compound also to prevent the dampness. ठीक है, देखो डीपीसी की लेयर लगानी है, डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा जो क्रिटिकलनेस है टू डैम्पनेस वो कितनी है। अब डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट एट विंडो सिल, तो विंडो सिल में डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं, जनरली तो हम थ्रोटिंग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, विंड जनरली क्या करते हैं, हम थ्रोटिंग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ हमने थ्रोटिंग कंस्ट्रक्ट कर देती है और इसके जो मटेरियल है उस मटेरियल का और ध्यान रखते हैं। ठीक है, ज्यादा रेनफॉल होगी तो अच्छा मटेरियल देंगे, जैसे 1:3 का हमने पहले पढ़ा था, और कम होगी तो उसी हिसाब से मटेरियल की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। क्लियर है। अब डैम प्रूफिंग करेंगे ऑफ फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ में क्या करते हैं, फ्लैट रूफ में देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट रूफ रिक्वायर ग्रेटर केयर फॉर द डैम्पनेस थ्रू द रूफ। तो सबसे पहले हॉट बिटुमेन लेयर ले करते हैं ओवर द रूफ स्लैब, रूफ की स्लैब पे हॉट बिटुमेन लेयर ले करते हैं। उसके बाद आफ्टर दिस अ लेयर ऑफ बिटुमिनस फेल्ट was laid over the hot bitumen and again hot bitumen is applied on the bituminous felt। मतलब कि 3 लेयर में प्रोवाइड किया, सबसे पहले हॉट बिटुमेन, फिर बिटुमिनस फेल्ट, फिर दोबारा हॉट बिटुमेन, फिर पी साइज ग्रेवल और ग्रिट इज स्प्रेड ओवर द हॉट बिटुमेन लेयर। इसके बाद द जंक्शन ऑफ द रूफ एंड द पार्पेट वॉल is to be made leak proof by turning up the DPC of the roof upside at least for an height of 150 mm। This is they are talking about vertical DPC। ठीक है, ये पार्पेट वॉल में वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर रूफ है वही क्रिटिकल होती है, मतलब रूफ ही इसमें क्रिटिकल होती है टू द डैम्पनेस, क्योंकि चांसेस यहीं से होते हैं और कि कहीं वाटर ना रुके, इसके लिए हम इसकी स्लोपिंग करते हैं आइदर 1:40, 1:40 इन केस ऑफ, इसको याद रखना, इन केस ऑफ आरसीसी और इन केस ऑफ आरबीसी रेनफोर्स। सबसे पहले पहले इनिशियली ब्रिक यूज होती थी इसमें। ठीक है, 1:60। इसके बाद लास्ट आता है प्लिंथ प्रोटेक्शन एप्रॉन। अब इसमें क्या करते हैं कि प्लिंथ को कैसे प्रोटेक्ट करें, हाउ टू प्रोटेक्ट द प्लिंथ, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। पहले तो रीजंस क्या है कि प्लिंथ को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं। प्लिंथ को प्रोटेक्शन के प्रोसेस को एप्रॉन कहते हैं। एप्रॉन प्रोटेक्ट द सरफेस नेक्स्ट टू द बिल्डिंग फ्रॉम बीइंग इरोडेड ड्यू टू द रेन्स स्प्लैशेस। ठीक है, रेन स्प्लैशेस मतलब रेन की जो छींटे आती हैं। दिस इरोजन में लीड टू बिल्डिंग फाउंडेशन बीइंग एक्सपोज। इरोजन may also occur when the roof is not provided with gutters and the water from roof digs into the soil around the house as it pours. It protect the exposed plinth course below the ground floor
against rainwater penetrating the building. It protects the plinth cores against damaging effect of backsplash of rainwater. The apron protect the plinth from becoming dirty and muddy during rains. It also provide a barrier for the entry of the insect like termites etc. into the building. ठीक है. इसमें से किसी को कोई डाउट